वेलकम बैक टू वेब माइंड ट्रेडर्स। कैसे हो ब्रदर सब लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया होगे, मस्त होगे बिल्कुल। तो आज स्मार्ट मनी कंसेप्ट का 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आज के इस वीडियो में हमारी बातचीत होगी, पहला सबसे ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, दूसरा फेयर वैल्यू गैप यानी एफवीजी के बारे में, तीसरा हमारा ब्रेकअप ब्लॉक होगा। ठीक है, तो बारी बारी से ये तीनों चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। ये तीनों कॉन्सेप्ट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं एसएमसी के अंदर और बहुत यूज़फुल हैं। तो मेक श्योर कि आप नोटबुक अपना लेके बैठना ताकि हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट करते हुए चलो, और बहुत ध्यान से वीडियो लास्ट तक देखना ताकि आपको ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप और ब्रेकअप ब्लॉक के रिकॉर्डिंग कोई भी आपको डाउट ना रह जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। तो अभी तक आपको ऑर्डर ब्लॉक इस तरह से पता होगा कि सपोज दैट मार्केट इस तरह से रेंज में है, अचानक ऑल ऑफ सडन मूव आता है ऊपर की साइड। तो इस केस में आपको ऑर्डर ब्लॉक अभी तक जो पता होगा वो ये होगा कि जो यहाँ पे लास्ट सेलिंग कैंडल बनी होगी, यानी जो लास्ट रेड कैंडल बनी होगी, वो आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा। आप इसे ऑर्डर ब्लॉक अभी तक मानते होगे। आप इस तरह से ट्रेड लेते होगे कि वापस से जब मार्केट आएगा इस ऑर्डर ब्लॉक पे तो आप यहाँ से लॉन्ग साइड की एंट्री प्लान करते होगे। पर आपने नोटिस किया होगा कि मैक्सिमम टाइम आपका ऑर्डर ब्लॉक फेल होता हुआ दिखता होगा। तो देखो, सबसे पहला चीज कि आप यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ही अपना गलत मार्क कर रहे हो। अब इसमें गलती क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक वही होता है जो लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद बने। देखो, उसे मैं समझाता हूँ कि किस तरह से लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद बनेगा। लिक्विडिटी क्या होती है? सबसे पहली चीज तो लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी किस किस जगह पे होती है, लिक्विडिटी ग्रैब किस तरह से होती है। कुल मिला के लिक्विडिटी के रिगार्डिंग आपको अगर कोई भी डाउट है, लिक्विडिटी अगर आपको अभी तक नहीं पता है, तो मैंने अपने चैनल पे लिक्विडिटी का वीडियो बहुत डिटेल में अपलोड कर रखा है। बहुत डिटेल्ड डिस्कशन हो रखा है उसमें हम लोग का लिक्विडिटी के रिगार्डिंग। तो मेक श्योर कि आप वो वाला वीडियो देख लेना, आपका लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, देखो लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे होती है वो तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। ठीक है, अब उसी कॉन्सेप्ट से एक एग्जांपल मैं उठाता हूँ। सपोज दैट मार्केट इस तरह से आ रहा था, यहाँ पे ये बनाया। तो अगर आपने लिक्विडिटी वाला वीडियो देखा है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये क्या है। ये एक इक्वल हाइज है। ठीक है, इक्वल हाइज। अब देखो क्या होगा, अब वापस से जब मार्केट इस जोन पे आएगा, यहाँ की लिक्विडिटी लेगा। लिक्विडिटी लेने के बाद जो फॉलो थ्रू मिलेगा, तो इसमें जब हम अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हमारा कौन सा होगा? इस केस में जो लास्ट की बाइंग कैंडल होगी, देखो उसे मैं कैंडल स्टिक में बनाता हूं तब आपको ज्यादा बेटर आइडिया लगेगा। ठीक है, सपोज दैट यहाँ लिक्विडिटी इस जोन के ऊपर जब मार्केट आया इस तरह से इनकी लिक्विडिटी लिया मार्केट, उसके बाद ऑल ऑफ सडन नीचे की तरफ फॉल कर गया। तो इस केस में आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा जो लास्ट का ये बाइंग कैंडल है। जो लास्ट का बाइंग कैंडल है ये आपका होगा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, आप मिस्टेक क्या करते हो ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने में, कि आप किसी भी ऑर्डर ब्लॉक को ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर कर लेते हो। पर रियल में ऑर्डर ब्लॉक वही होगा जो लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद बनेगा। सेलिंग साइड में ऑर्डर ब्लॉक वही वाला वैलिड होगा जो लिक्विडिटी किसी भी मेजर स्विंग से, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि इक्वल हाइज से, सिर्फ किसी भी मेजर स्विंग से या फिर पीक रिजेक्शन से, किसी इक्वल हाइज से जब भी लिक्विडिटी मार्केट लेगा उसके बाद गिरेगा, तो इस केस में जो लास्ट का बाइंग कैंडल हमारा होगा ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, कहीं पे भी अननेसेसरी ऐसे अगर अग्रेसिव मूव आता है तो आप कहीं पे भी अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने लग जाते हो। तो मेक श्योर कि आप ऑर्डर ब्लॉक उसी को कंसीडर करो जो ऑर्डर ब्लॉक आपका लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद बना हो। उसी का अपोजिट, सपोज दैट मार्केट इस तरह से नीचे आ रहा था, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनाया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग इक्वल लोज। तो वापस से जब मार्केट यहाँ पे आएगा, इनकी लिक्विडिटी लेगा, इनकी लिक्विडिटी लेने के बाद जब मार्केट अग्रेसिवली ऊपर जाएगा तो यहाँ पे अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है। यहाँ से इस वाले पार्ट को मैं कैंडल स्टिक में बनाता हूँ तो आप ज़्यादा बेटर आइडिया लगा पाओगे कि ऑर्डर ब्लॉक किस तरह से मार्क करना है। देखो, जब मार्केट आया, इनकी लिक्विडिटी लिया, यहाँ से लिक्विडिटी स्विप किया, उसके बाद ऑल ऑफ सडन अग्रेसिवली बिल्कुल अपसाइड में निकल गया। तो इस केस में हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा लास्ट का सेलिंग कैंडल। जो लास्ट वाला कैंडल ये प्रिटेंड करा रहा था कि मार्केट अभी भी डाउन साइड में जाने वाला है और अचानक से बिल्कुल ऊपर की तरफ रिकवरी आ जाती है, तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा। आप इस पे रिलाई कर सकते हो, इस पे अपना ट्रेड ले सकते हो।
कि मार्केट वापस से जब आएगा इस ऑर्डर ब्लॉक पे तो यहाँ से आप अप साइड की एंट्री ले सकते हो। अब देखो एक मिस्टेक और आप लोग करते हो ऑर्डर ब्लॉक में। सपोज दैट मार्केट इस तरह से आ रहा था, ठीक है, यहाँ से ये पैटर्न बनाया, वापस से आके इनकी लिक्विडिटी लिया और अप साइड निकल गया। अब आप यहाँ पे लास्ट का जो सेलिंग कैंडल था, लास्ट का रेड कैंडल था, उसे अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लोगे, ठीक है। पर अगर इस अप साइड वाले मूवमेंट में कहीं पर भी इधर एफवीजी अगर नहीं बनता है, तो अगर एफवीजी नहीं बनता इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, तो इस ऑर्डर ब्लॉक को भी आप इग्नोर कर दो सिंपली। क्योंकि अगर प्राइस इतना अग्रेसिवली अप साइड गया है तो यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट होना चाहिए। अगर इम्बैलेंस नहीं क्रिएट हुआ, एफवीजी यहाँ पे नहीं बना, तो इस ऑर्डर ब्लॉक को भी आप इग्नोर कर सकते हो। तो अब आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि आपको कौन सा ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है और कौन से ऑर्डर ब्लॉक पे आपको ट्रेड अपना प्लान करना है। इस तरह से कहीं से भी मार्केट अगर अननेसेसरी मूव देता है तो आप यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक आपका बनेगा इसे आप वैलिड मत माना करो, उसी ऑर्डर ब्लॉक को वैलिड माना करो जो लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद बने और जिस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर फेयर वैल्यू गैप हो, यानी ओबी को अगर एफवीजी सपोर्ट कर रहा है तभी उस ऑर्डर ब्लॉक पे आप ट्रेड अपना प्लान करो, अदरवाइज इस ऑर्डर ब्लॉक को सिंपली आप इग्नोर कर दो। तो ये था हमारा ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमारा है फेयर वैल्यू गैप यानी एफवीजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पर्सनली मेरा फेवरेट है, क्योंकि मैं मैक्सिमम ट्रेड जो भी लेता हूँ वो मैं फेयर वैल्यू गैप पे ही लेता हूँ और बहुत ब्यूटीफुली वर्क करता है ये मार्केट में। फेयर वैल्यू गैप ही हमें ये दिखाता है कि सच में मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है या नहीं। इम्बैलेंस का मतलब पहले आप ये समझ लो इम्बैलेंस क्या होता है। इम्बैलेंस का मतलब ये होता है कि सपोज दैट किसी भी जोन से बहुत अग्रेसिव बाइंग आई है या फिर किसी भी जोन से बहुत अग्रेसिव सेलिंग आई है, तो ये बाइंग कितनी स्ट्रांग है ये फेयर वैल्यू गैप आपका शो करेगा। सपोज दैट इस बाइंग में अगर इधर एफवीजी बनता है, फेयर वैल्यू गैप बनता है, तो इससे पता चलेगा कि ये मूवमेंट ये वाला काफ़ी स्ट्रांग है, यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। इम्बैलेंस का मतलब ये होता है कि जब बड़े इंस्टीट्यूशंस या फिर स्मार्ट मनी जिनके पास एक्सट्रीम लेवल पे फंड पड़ा हुआ है, जब वो किसी भी लेवल से अपनी बाइंग या सेलिंग करते हैं तो प्राइस इतना अग्रेसिव मूवमेंट करता है कि उनका कुछ ऑर्डर यहाँ पे पेंडिंग रह जाता है, सारे ऑर्डर यहाँ पे फिल नहीं हो पाते हैं। इतनी स्पीड में प्राइस ऊपर या नीचे निकलता है कि इधर साइड में उनका यहाँ बॉटम पे और इधर साइड में टॉप पे, सेलिंग साइड में टॉप पे इनके कुछ ऑर्डर पेंडिंग रह जाते हैं। तो मार्केट की टेंडेंसी होती है कि मार्केट वापस से आएगा इस जोन पे और यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर इनका बचा हुआ था उसे फील करेगा और पेंडिंग ऑर्डर फील करने के बाद अपना फिर से मूवमेंट कंटिन्यू करेगा। इसी तरह से सेलिंग साइड में अगर प्राइस बहुत अग्रेसिवली नीचे आई है और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है यानी इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, तो इससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे अभी पेंडिंग ऑर्डर बचा रह गया है बड़े इंस्टीट्यूशंस या फिर स्मार्ट मनी का। तो मार्केट की टेंडेंसी ये होती है कि वापस से मार्केट आएगा, इनको ऑर्डर फिल करेगा, उसके बाद अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो ये हो गया आपका फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप ये शो करता है कि कितनी स्ट्रांग बाइंग या सेलिंग हुई है मार्केट में। अब मैं आपको कैंडलस्टिक में बना के दिखा देता हूं, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग होंगे, मेरे दोस्त ऐसे भी होंगे जो अभी फेयर वैल्यू गैप मार्क नहीं कर पाते होंगे कि सच में फेयर वैल्यू गैप को मार्क कैसे किया जाता है। तो देखो सपोज दैट यहाँ से बहुत अग्रेसिव बाइंग हुई है, तो जब इतनी अग्रेसिव बाइंग होगी तो कैंडल किस तरह से बनेंगी चार्ट्स में, कैंडल बनेगी इस तरह से, ठीक है, बिल्कुल एक के बाद एक कैंडल बनती हुई चली जाएंगी। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो कैंडल्स के बीच में गैप छूटा रह गया है इसी को इम्बैलेंस बोला जाता है। तो फेयर वैल्यू गैप आपको मार्क कैसे करना है, जिस लेवल से सपोज दैट यहां से बाइंग आई है, तो जिस लेवल से बाइंग आई हुई होती है उस लेवल पे जो पहला कैंडल होता है उस पहले कैंडल के टॉप पे आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। ये पहला कैंडल हुआ, इस पहले कैंडल का टॉप ये है, तो टॉप से एक लाइन ड्रॉ करनी है। सेकेंड वाले कैंडल को आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर जो थर्ड कैंडल होगा उस थर्ड कैंडल के बॉटम पे एक लाइन ड्रॉ करना है। तो ये फर्स्ट कैंडल के टॉप का लाइन और थर्ड कैंडल के बॉटम का लाइन, ये बीच में जो गैप पेंडिंग रह गया है इसी को बोला जाता है फेयर वैल्यू गैप। यानी यहाँ पे इनका ऑर्डर अभी, स्मार्ट मनी का ऑर्डर अभी कुछ पेंडिंग ऑर्डर रह गया है। मार्केट की टेंडेंसी ये होती है कि वापस से मार्केट आएगा इस जोन पे, इनका ऑर्डर फिल करेगा, उसके बाद अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर देगा। तो ये हो गया आपका बाइंग साइड का फेयर वैल्यू गैप। अब इसी तरह से हम एक बार देख लेते हैं सेलिंग साइड में फेयर वैल्यू गैप कैसे बनता है। सपोज दैट ये कोई लेवल था, यहां से बहुत अग्रेसिव सेलिंग आई,
जब इतनी एग्रेसिव सेलिंग आई तो कैंडल्स किस तरह से बनेंगी चार्ट में, कैंडल इस तरह से बनेंगी, बिल्कुल एक के बाद एक कैंडल बनती हुई चली जाएंगी, स्लाइट वीक, बहुत ज़्यादा वीक इन पे नहीं होगा कि इस तरह से कैंडल आपको नहीं दिखेंगे कि बहुत ज़्यादा वीक दिखे और छोटी सी बॉडी दिखे। जब प्राइस बहुत स्ट्रेंथ में बहुत स्ट्रांग मूवमेंट करता है तो फिर वीक बहुत छोटी छोटी बनती हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब कैंडल्स आपकी बनेंगी तो आप यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप किस तरह से मार्क करोगे, सेलिंग साइड में, जहां से प्राइस डाउन ट्रेंड अपना पकड़ा है उस कैंडल के पहले वाले कैंडल के बॉटम पे एक लाइन ड्रॉ करना है। ये पहला कैंडल है, इस कैंडल के बॉटम से एक लाइन ड्रॉ करना है। सेकंड वाले कैंडल को फिर हम कुछ भी नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। जो थर्ड कैंडल होगा उस थर्ड कैंडल के टॉप से एक लाइन ड्रॉ करना है। फर्स्ट कैंडल का बॉटम और थर्ड कैंडल का टॉप, इनके बीच में जो गैप पेंडिंग रह गया है इसको बोला जाता है फेयर वैल्यू गैप। ये कौन सा फेयर वैल्यू गैप है, ये है हमारा बेयरिश फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, बेयरिश एफवीजी है ये हमारा। मार्केट की टेंडेंसी क्या होती है कि वापस से जाएगा इस जोन में अपने फेयर वैल्यू गैप में, और यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर अभी छूटा रह गया है उसको फिल करेगा, उसके बाद अपना ट्रेंड फिर से कंटिन्यू कर देगा। तो आई होप कि आप फेयर वैल्यू गैप समझ गए होंगे कि फेयर वैल्यू गैप क्यों बनता है और फेयर वैल्यू गैप को मार्केट में पहचानना कैसे है, उसको कैसे मार्क करना है। तो फेयर वैल्यू गैप में फिर से आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं कि जब प्राइस बहुत स्ट्रांगली अपसाइड या डाउन साइड मूवमेंट देता है तो वहां पे बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स बचे रह जाते हैं जिससे इम्बैलेंस क्रिएट होता है। उसी इम्बैलेंस को फेयर वैल्यू गैप बोला जाता है। अब देखो, अब मिस्टेक क्या होता है कि जिनको फेयर वैल्यू गैप मार्क करने आता है, फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करने भी आता है, वो लोग का ये डाउट हो सकता है कि फेयर वैल्यू गैप काफी बार उनको फेल होता हुआ दिखता है कि जब, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है, देखो 2-3 क्राइटेरिया मैंने रखा है, 3 या 4 क्राइटेरिया फेयर वैल्यू गैप को वैलिड मानने के लिए या इनवैलिड मानने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये एसएमसी का कोई नियम है या कोई रूल है, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, पर्सनल मैंने ये नोटिस किया हुआ है मार्केट में। तो आप भी नोटिस करना, ऑब्जर्व करना मार्केट में, आपको बेटर आइडिया लग पाएगा। देखो, ऐसा नहीं है कि हर एक फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड हमें लेना होता है। किस किस फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड हमें लेना होता है और किस फेयर वैल्यू गैप को हमें इग्नोर करना होता है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस तरह के फेयर वैल्यू गैप तो आपको 36 बार मिलेंगे मार्केट में। तो क्या सारे फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड लेना होता है? ऐसा नहीं है। तो जितना मैंने नोटिस किया है वो मैं आपको बता रहा हूं कि किस किस फेयर वैल्यू गैप पे आप ट्रेड लोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। जिस तरह से अभी हमने ऑर्डर ब्लॉक में देखा कि उसी ऑर्डर ब्लॉक को हम वैलिड मानेंगे जो ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद बने और जिस ऑर्डर ब्लॉक के बाद फेयर वैल्यू गैप बने, ठीक है। तो ये 2 क्राइटेरिया थे हमारा ऑर्डर ब्लॉक को वैलिड या इनवैलिड मानने के लिए। फेयर वैल्यू गैप में भी हम देख लेते हैं कि कौन से फेयर वैल्यू गैप पे हमें ट्रेड लेना है और किस फेयर वैल्यू गैप को हमें सिंपली इग्नोर कर देना है। देखो, पहला क्राइटेरिया, सपोज दैट इस लेवल से अग्रेसिव सेलिंग आई, ठीक है। अब जब इस लेवल से अग्रेसिव सेलिंग आई तो कैंडल किस तरह से बनेंगी? कैंडल्स इस तरह से बनेंगी, स्लाइट विकिन पे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि पहला आपका फेयर वैल्यू गैप तो ये हुआ, ठीक है। अब कुछ लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि एक फेयर वैल्यू गैप उनको इधर भी दिख रहा है, इसे भी मार्क कर लेंगे। एक फेयर वैल्यू गैप इसके बीच में भी दिख रहा है, इसे भी मार्क कर लेंगे। तो क्या सारे फेयर वैल्यू गैप पे हमें ट्रेड लेना होता है? ऐसा नहीं है। यही मिस्टेक लोग करते हैं। जहां से ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है, जहां से ये डाउन ट्रेंड आया है, वहां पे जो पहला ऑर्डर ब्लॉक, यहां पे आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा। ऑर्डर ब्लॉक मतलब यहां पे जो लास्ट की बाइंग कैंडल होगी, जो ये शो किया होगा कि मार्केट अप साइड जा रहा है और ऑल ऑफ सडन नीचे का मूव आया होगा, तो ये आपका लास्ट वाला बाइंग कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा। फेयर वैल्यू गैप क्या होगा? फेयर वैल्यू गैप होगा जो ऑर्डर ब्लॉक के बाद जस्ट पहला फेयर वैल्यू गैप बने, इसी फेयर वैल्यू गैप पे हमें ट्रेड लेना है। बाकी मिड वे में, इधर बीच के रास्ते में, इसको मैं मिड वे बोलता हूं, मिड वे में जो भी फेयर वैल्यू गैप बन रहे हो इधर साइड में, इनको हम सिंपली इग्नोर कर देंगे। इन फेयर वैल्यू गैप्स को हम ट्रेड नहीं करेंगे। इसके पीछे रीजन क्या है? मे बी ऐसा होता है, कई बार होता है कि प्राइस ऊपर आया, इसी फेयर वैल्यू गैप पे टैप करके वापस से नीचे चला गया, कई बार ऐसा होता है। पर इसमें दिक्कत क्या होती है कि अगर सपोज दैट आप इस फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड प्लान करोगे तो आपका स्टॉप लॉस कहां पे प्लेस करोगे आप? स्टॉप लॉस इस केस में लॉजिकली होता कहां पे? स्टॉप लॉस हमेशा ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर होता है।
तो अगर आप इस फेयर वैल्यू गैप पे अपना ट्रेड प्लान करोगे और इतना ऊपर स्टॉप लॉस लगाओगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं बनेगा, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और अगर आप इसी कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाते हो तो मे भी प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को ना रिस्पेक्ट करके अपने इस फेयर वैल्यू गैप पे चला आए, तो इस केस में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इस वजह से अवॉइड करना चाहिए कि जो मिड वे में फेयर वैल्यू गैप बने ऐसे बीच में, उसको अवॉइड करना चाहिए। उसी फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करना चाहिए जो ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट नीचे बने। ये बेरिश साइड में कंडीशन था। अब मैं आपको एक बुलिश कंडीशन भी दिखा देता हूं ताकि आप बेटर आइडिया लगा पाओ। देखो, सपोज दैट इस जोन से बहुत अग्रेसिव बाइंग आई, तो कैंडल्स किस तरह से बनेंगी? कैंडल्स कुछ इस तरह से बनेंगी। और इधर जो मार्केट गिर रहा था, क्योंकि इसके पहले अगर अग्रेसिव बाइंग यहां से आई है तो इसके पहले ट्रेंड क्या रहा होगा? इसके पहले का ट्रेंड आपका रहा होगा डाउन ट्रेंड। तो ये जो गिर रहा था मार्केट, यहां पे जो लास्ट सेलिंग कैंडल बनी थी, जो कैंडल ऐसा प्रिटेंड करा रही थी कि अभी मार्केट बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा है और ऑल ऑफ सडन ऊपर की तरफ मूव आता है, तो इस केस में क्या हुआ कि ये हमारा लास्ट का सेलिंग कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हुआ। से फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड करेंगे। इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद जो सबसे पहला फेयर वैल्यू गैप हमारा बनेगा उसे हम ट्रेड करेंगे। इस तरह से मिड वे में जो भी फेयर वैल्यू गैप बनेगा उसको हम सिंपली इग्नोर कर देंगे। रीजन क्या है इग्नोर करने का? ये मैंने इसके पहले वाले एग्जांपल में आपको बता दिया कि सपोज दैट प्राइस इधर से आता है, कई बार ऐसा होता है कि इसी फेयर वैल्यू गैप को टैप करके यहां से ऊपर निकल जाए, पर अगर आप इस पे ट्रेड लोगे तो आप अपना स्टॉप लॉस अगर इसी कैंडल के लो पे लगाते हो तो हो सकता है प्राइस अपने नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप या नेक्स्ट अपने किसी जोन पे आ जाए। और अगर आप लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाओगे ऑर्डर ब्लॉक के नीचे तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। इस वजह से मिड वे के फेयर वैल्यू गैप्स को हमें इग्नोर करना चाहिए। जो फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट पास में बने उसी फेयर वैल्यू गैप को हमें ट्रेड करना चाहिए। तो ये पहला क्राइटेरिया हो गया कि हमें कब फेयर वैल्यू गैप को इग्नोर करना है, कौन से फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करना है और किस फेयर वैल्यू गैप को हमें इग्नोर करना है। अब देखो, अब दूसरा क्राइटेरिया कि सपोज दैट जो पहला कैंडल हमारा बना इस तरह से बना, दूसरा कैंडल इस तरह से बना, जो तीसरा कैंडल बना वो इस तरह से काफी नीचे गया, पर नीचे से रिजेक्ट होके इस तरह से बॉडी की क्लोजिंग ऊपर दे दिया। यानी कि इसका कैंडल का साइकोलॉजी आप समझो कि कैंडल नीचे तो बहुत गया पर नीचे से अग्रेसिव रिजेक्ट किया गया और बॉडी की क्लोजिंग ऊपर हुई। तो यहां पे जो आपका फेयर वैल्यू गैप बनेगा, ये फर्स्ट कैंडल का बॉटम हो गया, बीच वाली कैंडल को कुछ भी नहीं करना है, ये थर्ड कैंडल का टॉप हो गया। तो यहां पे जो आपका फेयर वैल्यू गैप बनेगा इसे आप सिंपली इग्नोर कर दो। वापिस से मार्केट जब इस पे आएगा तो इस पे आप ट्रेड मत प्लान करो। मे भी ये वर्क कर जाए, ऐसा कई बार होता है कि ऐसे फेयर वैल्यू गैप को भी प्राइस रिस्पेक्ट करके अपना ट्रेंड कंटिन्यू करती है, पर ज्यादातर केस में जितना मैंने नोटिस किया है कि अगर कैंडल इस तरह से रिजेक्टेड कैंडल बनी हुई है तो ऐसे फेयर वैल्यू गैप फेल होते हुए दिखते हैं। तो इस केस में भी इस फेयर वैल्यू गैप को इग्नोर करना है। इसी तरह से हम बाइंग साइड में देखते हैं। सपोज दैट पहला कैंडल ऐसे बना, दूसरा इस तरह से बना, तीसरा कैंडल बहुत ऊपर तक गया पर ऊपर से रिजेक्ट होकर बॉडी की क्लोजिंग ऐसे नीचे मिल गई। तो यहाँ पे जो आपका ये फेयर वैल्यू गैप बनेगा इसे भी आप इग्नोर कर दो। वापिस से मार्केट इस पे आएगा तो मे बी मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करके ऊपर निकल जाए, पर मैक्सिमम केस में जो होता है कि ऐसे फेयर वैल्यू गैप जो रिजेक्टेड कैंडल से फेयर वैल्यू गैप बनते हैं, ऐसे फेयर वैल्यू गैप मैक्सिमम केसेस में फेल होते हुए दिखते हैं। तो ये हमारा दूसरा सिनारियो हो गया जब हमें फेयर वैल्यू गैप को इग्नोर करना है। आई होप आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। थोड़ा ध्यान से, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर आप समझो तो आपको समझ में आएगा। बाकी आप प्रैक्टिस करना। देखो यार, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि ट्रेडिंग इज समथिंग लाइक प्रैक्टिकल नॉलेज। आपको ट्रेडिंग कितना भी मैं थियोरेटिकल नॉलेज आपको दे दूं, कितनी भी चीज़ें सिखा दूं, पर फाइनली आपके लिए जो काम करेगी वो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस काम करेगी। तो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं, मेक श्योर कि आप बाद में जाके चार्ट्स को ओपन करके इस तरह के फेयर वैल्यू गैप को आप मार्केट में फाइंड आउट करना, उस पर देखना कि मार्केट वापस से जब गया है तो उसे रिस्पेक्ट किया है या फिर फेल किया है, तो आपको ज़्यादा बेटर आइडिया लग पाएगा। अब देखो, सपोज दैट ये जोन है, यहाँ से सेलिंग आया था तो कैंडल्स इस तरह से बनी होंगी, ठीक है, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप बना होगा और यहाँ पे नेक्स्ट लिक्विडिटी सेंटर यहाँ पे है। अब देखो, अगर प्राइस
अगर प्राइस अपने फेयर वैल्यू गैप को टैप करने से पहले ही डायरेक्ट अपने इस लिक्विडिटी को ले लेता है, यानी कि जो नेक्स्ट लिक्विडिटी सेंटर था, जो आपका टारगेट होना चाहिए था कि कहाँ तक के लिए आप टारगेट करोगे, सपोज दैट प्राइस यहाँ एक आध कैंडल और बना के वापस अपने फेयर वैल्यू गैप पे आ जाता, तो यहाँ से आप शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करते, इस कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखते और नेक्स्ट लिक्विडिटी सेंटर आपका टारगेट होता। पर अगर प्राइस अपने एफवीजी को टैप करने से पहले ही डायरेक्ट ऐसे गिरते हुए अपने नेक्स्ट लिक्विडिटी सेंटर तक आ जाता है, तो यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप बनेगा, वापस से जब मार्केट इस पे आएगा तो इसे आप इग्नोर कर देना। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि मार्केट का जो हमारा टारगेट था, जो लिक्विडिटी सेंटर था, उसे मार्केट ने पहले ही ग्रैब कर लिया। तो वापस से मार्केट जब आएगा इस पे, तो रिस्पेक्ट करे ना करे ये बहुत श्योरिटी नहीं होती है। तो ऐसे केस में भी फेयर वैल्यू गैप को अपने आप सिंपली इग्नोर कर सकते हो। इसी तरह से सपोज दैट यहाँ से बहुत एग्रेसिव बाइंग आई है। ठीक है, तो जब बाइंग आई है तो आपका कैंडल किस तरह से बनेगा, इस तरह से कैंडल बनेगा। नेक्स्ट लिक्विडिटी सेंटर ये था, यहाँ पे आपका बना फेयर वैल्यू गैप। अब सपोज दैट आपका फेयर वैल्यू गैप टैप होने से पहले ही मार्केट डायरेक्ट ऊपर जाते हुए अपने नेक्स्ट लिक्विडिटी सेंटर पे पहुंच जाता है, तो ऐसे केस में भी वापस से जब मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप पे आएगा तो इसे आप इग्नोर कर देना। मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि आप पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लेना, इतना डिटेल्ड आपको कोई भी थ्योरी नहीं समझाता है। आपको इवन पेड कोर्स में भी आप देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ अभी तक कैंडल स्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स ही आपको समझाए जाते हैं। पेड कोर्सेस में भी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जिन भी थ्योरीज के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, इतना डिटेल्ड आपको कोई नहीं बताएगा। पूरे यूट्यूब पे आप देख लेना। तो मेक श्योर कि आप समझने की कोशिश करो। अब देखो, एक क्राइटेरिया और है जहाँ तक मैंने नोटिस किया है, जितना मैंने चार्ट्स में ऑब्जर्व किया है, एक क्राइटेरिया और है जब आप फेयर वैल्यू गैप को इग्नोर करोगे। सपोज दैट कि आप चार्ट अपना देख रहे हो छोटे टाइम फ्रेम पे, छोटा टाइम फ्रेम आई मीन टू से 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, इस तरह के टाइम फ्रेम पे अगर आप अपने चार्ट्स को देख रहे हो, तो ये छोटे टाइम फ्रेम पे जो आपका फेयर वैल्यू गैप बनेगा वो बिल्कुल क्लीन और ह्यूज फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। मतलब अगर प्राइस बुलिश एफवीजी आप देख रहे हो तो देखो बिल्कुल इस तरह से क्लीन और बड़ा सा फेयर वैल्यू गैप आपका होना चाहिए छोटे टाइम फ्रेम पे, तभी आप इस पे रिलाई कर सकते हो कि ये फेयर वैल्यू गैप वर्क करेगा। देखो ऐसा कोई नियम नहीं है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट में ऐसा कोई नियम नहीं है, पर मैंने जितना ऑब्जर्व किया है कि जो छोटे टाइम फ्रेम पे अगर इस तरह से फेयर वैल्यू गैप आपका बनता है, देखो छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आपका फेयर वैल्यू गैप इस तरह से बनता है, सपोज दैट ये पहला कैंडल था, ये दूसरा कैंडल, ये तीसरा कैंडल। अब इस तीसरे कैंडल ने क्या किया, सेकंड वाले कैंडल को काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप कर दिया है, यानी आपका फेयर वैल्यू गैप बहुत छोटा सा बना। तो अगर छोटे टाइम फ्रेम पे इस तरह का छोटा फेयर वैल्यू गैप बनता है, यानी कि फर्स्ट कैंडल या थर्ड कैंडल मिड वाली कैंडल को ओवरलैप कर देती हैं। ओवरलैप का मतलब मिड वाली कैंडल के आसपास वीक अगर मार देती हैं, इस तरह से ओवरलैप कर देती हैं, तो इस फेयर वैल्यू गैप को आप इग्नोर कर देना। छोटे टाइम फ्रेम पे आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन फेयर वैल्यू गैप चाहिए, इस तरह से ह्यूज फेयर वैल्यू गैप जिसका फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल की विक जो है वो सेकंड कैंडल को बहुत ज़्यादा ओवरलैप ना करें। बिल्कुल इस तरह से फेयर वैल्यू गैप आपको मिलेगा, तभी छोटे टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करना। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आप चार्ट्स को देख रहे हो, फेयर वैल्यू गैप आपका बहुत छोटा सा मिलता है, तो आप उस फेयर वैल्यू गैप को इग्नोर कर देना। टाइम फ्रेम अगर आपका बड़ा है, बड़ा टाइम फ्रेम का मतलब ऐसे आप समझो कि 30 मिनट से 30 मिनट से ऊपर का टाइम फ्रेम जो भी होगा, उस पर अगर आपको इस तरह के छोटे फेयर वैल्यू गैप मिलते हैं कि इस तरह से कैंडल फर्स्ट थी, ये सेकंड कैंडल थी, ये आपकी थर्ड कैंडल बन गई। ये थोड़ा मैंने गलत बना दिया, ये पहली कैंडल थी आपकी, ये दूसरी कैंडल थी, ये आपकी तीसरी कैंडल, पर तीसरे कैंडल की विक थोड़ी सी नीचे आ गई या फिर पहले ही कैंडल की विक थोड़ी ऊपर चली गई थी, तो इस केस में आपका छोटा सा फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर बनेगा। पर अगर टाइम फ्रेम आपका बड़ा है, 30 मिनट से ऊपर का टाइम फ्रेम है, तो ऐसे फेयर वैल्यू गैप को आप ट्रेड कर सकते हो। अगर छोटा टाइम फ्रेम है तो इस तरह के फेयर वैल्यू गैप को आप सिंपली इग्नोर कर देना। ये हमारा कुछ क्राइटेरिया था जिससे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन से फेयर वैल्यू गैप पे हमें ट्रेड अपना लेना है और कौन से फेयर वैल्यू गैप को हमें इग्नोर कर देना है। और गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दूं अपने एंड पे
कि आप मार्केट में देखो, मेरी बातों पे मत जाओ, आप पहले मार्केट में फेयर वैल्यू गैप पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। मार्केट में आप फाइंड आउट करना फेयर वैल्यू गैप जो भी बने, और मेक श्योर कि जो जो मैंने बताया उसे वो क्राइटेरिया मीट हो रही हों। और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया है वो यही क्राइटेरिया है कि जहाँ से बाइंग आई है वहाँ ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट ऊपर वाला जो फेयर वैल्यू गैप होगा, और जहाँ से सेलिंग आई है वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट नीचे वाला जो फेयर वैल्यू गैप होगा। आप एक बार मार्केट में जाके, अभी मैं खुद आखिरी में ये वीडियो मैं जो ये आपको बताने जा रहा हूँ, जो टॉपिक मैं अभी बता रहा हूँ आपको, बस एक कॉन्सेप्ट और हमारा बचा है, ब्रेकर ब्लॉक। उसे बताने के बाद मैं आपको खुद चार्ट्स पे ले जाके एक बार मैं आपको बैक टेस्ट करा दे रहा हूँ, एक बार मैं अपने चार्ट्स पे आपको शो करा दे रहा हूँ। रिसेंट में मैंने जो 2-3-4 ट्रेड मैंने प्लान किए थे कुछ, देखो मेरी प्राइम स्ट्रेटजी गाइज फेयर वैल्यू गैप पे डिराइव होती है। इतना ब्यूटीफुली ये वर्क करता है मार्केट में ना कि आप एक बार प्रैक्टिस करना, आप ऑब्जर्व करना चार्ट्स पे जाके, तब आप खुद कमेंट करके बताना कि किस तरह से ये फेयर वैल्यू गैप वर्क कर रहा है। ठीक है, अभी आखिरी में मैं चार्ट्स पे ले जाके आपको दिखा भी दूंगा कि फेयर वैल्यू गैप कैसे वर्क करता है। हाँ, मेक श्योर करना कि जो जो क्राइटेरिया मैंने बताया वो फुलफिल होता रहे, और जो जो केस मैंने बताया कि कब फेयर वैल्यू गैप को इग्नोर करना है, इसे आप अपनी नोटबुक में लिख लो। सारी क्राइटेरिया हमारी फुलफिल नहीं हो रही है तो ऐसे फेयर वैल्यू गैप को हम इग्नोर भी कर देंगे सिंपली। ठीक है गाइज, ये हमारा था फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि है ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक, बी बी, वाइफ वाली बीबी नहीं, मजा मत लेना, वाइफ वाली बीबी नहीं, बीबी यानी ब्रेकर ब्लॉक। ठीक, अब ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है? देखो, सपोज दैट ये कोई जोन था, यहां से अग्रेसिव बाइंग आई थी, ये हमारा था ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक मतलब अगर बाइंग अग्रेसिव आई है तो लास्ट की रेड कैंडल, लास्ट की सेलिंग कैंडल, जो ये प्रिटेंड कराया होगा कि मार्केट यहां से टूट रहा है और ऑल ऑफ सडन ऊपर की तरफ मार्केट रिकवर कर गया, तो जो लास्ट का सेलिंग कैंडल होगा ये हमारा होगा ओबी यानी ऑर्डर ब्लॉक। अब इसके ऊपर कैंडल इस तरह से बनी होंगी, तो ये जो पहला कैंडल का टॉप है और थर्ड वाले कैंडल का बॉटम, ये हमारा है एफ वी जी। ठीक है, इस तरह से आपका जोन बन गया। अब आप क्या वेट कर रहे होगे? आप ये वेट कर रहे होगे कि मार्केट वापस से जब आएगा इस पे तो यहां से हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे अपसाइड के लिए। पर कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी इस तरह से आपका होगा, सपोज दैट मार्केट इस तरह से आ रहा है, ठीक है, इस तरह से आ रहा है और अग्रेसिवली एक कैंडल में इस पूरे जोन को ब्रीच कर देता है। बिल्कुल अग्रेसिव, इस तरह से नहीं कि बिल्कुल साइडवेज होके इस तरह से स्लोली मार्केट इसको ब्रेक किया तो हम इसे ब्रेकर ब्लॉक कंसीडर करेंगे, नहीं। अगर मार्केट बहुत अग्रेसिवली एक कैंडल में इस जोन को ब्रेक कर देता है तो ये पूरा जोन हमारा क्या बन जाएगा? ब्रेकर ब्लॉक। अब इस पे ट्रेड कैसे लिया जाता है? जब भी इस तरह का फेयर वैल्यू गैप, अच्छा क्लीन फेयर वैल्यू गैप बना रहा हो और इस तरह का ऑर्डर ब्लॉक बना हो और एक कैंडल में वापस से मार्केट जब आता है तो इसे अगर ब्रेक कर देता है तो ये जो हमारा ब्रेकर ब्लॉक बनता है, वापस से मार्केट इस जोन को रिटेस्ट करेगा और अपना डाउन ट्रेंड फिर से कंटिन्यू कर देगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये भी होता है, इस पे भी काफ़ी अच्छे ट्रेड बनते हैं। देखो, अब अपोजिट साइड में मैं आपको बता देता हूँ। सपोज दैट इधर से प्राइस बहुत अग्रेसिवली डाउन साइड आई है, तो यहाँ पे जो लास्ट की बाइंग कैंडल होगी, जो लास्ट ग्रीन कैंडल होगी, जो ये प्रिटेंड करा रही होगी कि मार्केट अभी अपसाइड जाने वाला है और ऑल ऑफ सडन नीचे की तरफ मार्केट फॉल करता है, तो ये लास्ट की बाइंग कैंडल हमारा क्या होगा? ये होगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक। और जो नेक्स्ट कैंडल इस तरह से बनी, ये हमारा हुआ फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो वापस से मार्केट जब इस पे जाएगा, इस जोन पे जब मार्केट वापस से जाएगा तो आप तो ये वेट कर रहे होगे कि यहां से हम वापस से डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। पर कभी कभी ऐसा होगा कि मार्केट बिल्कुल अग्रेसिव एक कैंडल में इस पूरे जोन को ब्रेक कर देगा। अगर अग्रेसिव ब्रेक करता है गाइस, एक चीज आप हमेशा ध्यान देना कि अगर मार्केट इस तरह से साइडवेज होकर धीरे धीरे स्लोली इस जोन को ब्रेक करता है तो इसे हम अपना ब्रेकर ब्लॉक कंसीडर नहीं करेंगे। जब अग्रेसिव बिल्कुल एक कैंडल में इसे ब्रेक कर देगा तो इस पूरे जोन को हम अपना ब्रेकर ब्लॉक कंसीडर करेंगे। वापस से मार्केट की टेंडेंसी ये होती है कि वापस से इस जोन को रिटेस्ट करेगा, उसके बाद फिर से अपना अपसाइड कंटिन्यू कर देगा मार्केट। तो ये था हमारा ब्रेकर ब्लॉक का कंसेप्ट। आई होप कि आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। पहला हमारा था ऑर्डर ब्लॉक, फिर था फेयर वैल्यू गैप,
फिर था ब्रेकर ब्लॉक। ये तीनों मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं एसएमसी के अंदर। तो मेक श्योर कि आप सारी चीज़ों को नोट करना जो जो मैंने अभी आपको बताया, और मार्केट में आप प्रैक्टिस जरूर करना। अब बिना किसी देरी के आपको मैं ले चलता हूँ चार्ट्स पे। आप खुद देख लेना कि फेयर वैल्यू गैप, जो मेरी प्राइम स्ट्रेटेजी डिराइव होती है फेयर वैल्यू गैप पे, वो किस तरह से वर्क करता है। और रिसेंट के मैंने फेयर वैल्यू गैप के बेस पे 2-3 ट्रेड जो प्लान किया था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यार, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसे ट्रेड करो ही करो। हाँ, मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये बहुत ब्यूटीफुली वर्क करता है मार्केट में। तो मेक श्योर कि पहले आप प्रैक्टिस करना, बैक टेस्ट करना, आप सेटिस्फाइड हो जाओ, आपको लगे कि हाँ सच में वर्क करता है, तो आप इस पर ट्रेड प्लान करना। ठीक है, तो अब बिना किसी देरी के मैं ले चलता हूं आपको अपने चार्ट्स के ऊपर। तो उस पर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये फेयर वैल्यू गैप वर्क करता है। ओके, ठीक है। अब देखो आप, ये मैंने लास्ट का जो ट्रेड ये वाला मैंने प्लान किया था अभी इथेरियम पे, आज ही के दिन में। यहाँ पे देखो आप क्या हुआ मार्केट में। ये आपका 10 मिनट पे फेयर वैल्यू गैप बना। अब देखो फेयर वैल्यू गैप तो यहाँ भी बना था, यहाँ भी फेयर वैल्यू गैप बना, और मार्केट ने इसे बिल्कुल अच्छे से रिस्पेक्ट भी किया। अब देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसी फेयर वैल्यू गैप को टैप किया और यहीं से अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया। पर क्या मैंने इस फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड लिया? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड लेता तो मेरा लॉजिकल एसएल बिल्कुल यहाँ पे रहता, और यहाँ पे अगर मैं अपना एसएल प्लेस करता तो ये एसएल बहुत बड़ा हो जाता है। इस वजह से मैंने इस वाले फेयर वैल्यू गैप को इग्नोर किया, इस पर मैंने ट्रेड नहीं लिया। इस वाले फेयर वैल्यू गैप पे मैं वेट कर रहा था कि अगर मार्केट आएगा तो मैं अपना ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट करूँगा, इस वाले फेयर वैल्यू गैप से जो इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप है। अब देखो मार्केट आया इस फेयर वैल्यू गैप पे, इस फेयर वैल्यू गैप को, ये नीचे वाले को मैं हटा लेता हूं। ठीक है, देखो इस फेयर वैल्यू गैप पे आया, बिल्कुल पिन पॉइंट इस वाले फेयर वैल्यू गैप को टैप किया, और टैप करने के बाद डाउनफॉल। ठीक, ये आज का मेरा ट्रेड था, रिसेंट का ट्रेड था, मुझे याद था इसलिए मैंने बता दिया। अब क्या करते हैं एसएमसी में, हम क्या करते हैं एसएमसी में, हम मार्केट को चेज नहीं करते हैं कि मार्केट में सपोज दैट इस तरह से यहाँ से मार्केट गिरने लगा तो हम इधर अपनी एंट्री बनाने लग जाए। नहीं, हम मार्केट को चेज नहीं करते हैं। मार्केट को पहले अपना रियल मूव देने दो, उसके बाद हमारे कुछ जोन निकल के आएंगे तो हम वेट करेंगे कि मार्केट वापस से जब हमारे जोन पे आएगा तब हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे। ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से गिरने लगा तो रनिंग कैंडल्स में हम अपनी एंट्री बनाएंगे। ठीक है, एसएमसी हमें यही सिखाता है कि पहले बड़े प्लेयर्स को खेलने दो, स्मार्ट मनी को पहले अपना मूवमेंट दिखाने दो कि हाँ सच में स्मार्ट मनी यहाँ पे सेलिंग कर रखी है, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कुछ ना कुछ बनेगा, चाहे ऑर्डर ब्लॉक बने, चाहे फेयर वैल्यू गैप बने, सॉरी, इस तरह के हमारे कोई ना कोई जोन बनेंगे। तो जब जोन हमारा बनेगा तो वापस से जब मार्केट इस पे आएगा तब हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये फेयर वैल्यू गैप समझ में आया होगा। अब देखो मैं गोल्ड पे भी मेरा 1-2 ट्रेड था अभी रिसेंट का, उसे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप ज़्यादा बेटर आइडिया लगा पाओगे कि फेयर वैल्यू गैप किस तरह से वर्क करता है। देखो एक तो मेरा ये ट्रेड था, और ज़्यादातर यार मैं बड़े टाइम फ्रेम पे काम करता हूँ, 1 आवर या फिर 2 आवर 4 आवर, कुल मिला के 30 मिनट से ऊपर ऊपर कोशिश करता हूँ मैं काम करूँ। 30 मिनट के छोटे टाइम फ्रेम पे मैं तभी जाता हूँ जब मुझे बहुत क्लीन, बहुत कन्विक्टेड सेटअप कोई मिलता हुआ दिखेगा, तभी मैं 30 मिनट से छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होता हूँ। अब देखो यहाँ पे एक ट्रेड मेरा ये बना था, ये तो एलियट वेब थ्योरी का कुछ कंसेप्ट है, तो वो मैं किसी और लेक्चर में आपको एलियट वेब थ्योरी जब बताऊंगा तो इसे भी मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, ये 5 मूव हुए। एलियट वेब थ्योरी जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या मिला, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप, ये देखो आप, बहुत क्लीन फेयर वैल्यू गैप। अब देखो एसएमसी हमें क्या सिखाता है, एसएमसी हमें यही सिखाता है कि जब मार्केट इस तरह से गिर रहा था तो मैंने इस कैंडल पे एंट्री नहीं लिया, मैं वेट किया कि हाँ मार्केट को पहले ऐसा कुछ बनाने दो कि मार्केट को नेगेटिव होने दो। अब मार्केट जब वापस से इस फेयर वैल्यू गैप पे तब मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया, और सिंपली मैं 1:1 या फिर 1:1.5 लेके निकल जाता हूँ। पर अगर मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया होता तो देखो आप रिस्क रिवॉर्ड देखो बस। ठीक है, अगर मैं इस ट्रेड को होल्ड किया होता तो देखो 1:5। ठीक है, पर इतना मैं बोलता नहीं कि इतना आप होल्ड करो, क्योंकि यार मार्केट का कुछ भी पता नहीं है कि कब कहाँ से किस पॉइंट से बिल्कुल टर्न अराउंड हो जाए।
तो सिंपली अगर आपका सेटअप का एक्यूरेसी अच्छा है, विन रेट आपका अच्छा है, तो आप 1:1 या फिर 1:1.5 लेके मार्केट से निकल जाओ। ठीक है, ये देखो 30 मिनट पे हमारा फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे मिला था। अब देखो ऐसा नहीं है कि कहीं भी फेयर वैल्यू गैप आपको मिलेगा तो आप उस पर ट्रेड प्लान कर लोगे, उसके पीछे कुछ और भी क्राइटेरिया होते हैं और भी कुछ लॉजिक होते हैं। ठीक है? ऐसा मत करो कि कहीं भी आपको फेयर वैल्यू गैप मिला तो आप ट्रेड प्लान करने लग जाओ। ये जो भी मैंने ट्रेड लिए हुए हैं इसके पीछे कुछ और भी रिसर्च है, कुछ और भी कॉन्फर्मेशन मैंने ले रखा है। ठीक है, ये तो मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि फेयर वैल्यू गैप कितना ब्यूटीफुली मार्केट में वर्क करता है। अब देखो 30 मिनट पे ये हमारा फेयर वैल्यू गैप बना, मार्केट आया यहाँ पे टैप किया, टैप करने के बाद देख लो आप। ठीक, अब देखो और कोई ट्रेड अगर मैंने लिया होगा तो हाँ, एक ट्रेड यहाँ पे लिया था 30 मिनट पे ही। ठीक है, यहाँ पे देखो आप 30 मिनट का फेयर वैल्यू गैप बना। अब एक चीज आप नोटिस करना कि मैं मार्केट को चेज नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट इस तरह से गिरने लगा तो मैं इस पे सेलिंग की एंट्री बनाऊँ, नहीं। मैं वेट करता हूँ मार्केट वापस से जब हमारे जोन में आता है तो वहां से हम अपनी एंट्री प्लान करते हैं। स्मार्ट मनी कंसेप्ट का कुल मुद्दा ही इतना है कि आप अर्ली बायर या अर्ली सेलर मत बनो। पहले स्मार्ट मनी को, जिनके पास स्मार्ट मनी है, जिनके पास एक्सट्रीम लेवल पे फंड पड़ा हुआ है, पहले उन्हें अपना इंटरेस्ट दिखाने दो मार्केट में। अगर वो अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, इम्बैलेंस क्रिएट होगा, तो वापस से जब मार्केट हमारे जोन में आएगा तब हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, ये एक ट्रेड था। अब देखो, अरे यार सॉरी, ये पेंसिल वाला टूल मैं ठीक से यूज़ नहीं कर पाता हूँ यार, इसके लिए मैं सॉरी सॉरी बोल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये मेरा 3 घंटे का फेयर वैल्यू गैप है। मैं टाइम फ्रेम थोड़ा सा 3 घंटा, ठीक है, 3 आवर पे ये मेरा फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। अभी मार्केट यहाँ आया नहीं है। अब देखो ये 3 आवर पे फेयर वैल्यू गैप बना हमारा। अब मार्केट अभी यहाँ पे आया नहीं है। अब ये मैं लिमिट ऑर्डर मैंने इस ट्रेड का प्लेस करके रखा हुआ है। देखो मेरा कोई रिकमेंडेशन है, मेरा कोई टिप नहीं है कि आप भी इस ट्रेड को लो। ठीक है, मैंने अभी तक लिमिट ऑर्डर प्लेस करके रखा है कि वापस से मार्केट अगर इस जोन पे हमारे आएगा तो मैं यहाँ से सेलिंग साइड की एंट्री प्लान करूँगा। लेकिन किस केस में? उस केस में कि जब ये मेजर जो स्विंग लो बना हुआ है, इस स्विंग लो की लिक्विडिटी अभी तक मार्केट ने ली नहीं है। इस स्विंग लो की लिक्विडिटी लेने से पहले ही अगर हमारे जोन पे आएगा तब मैं यहाँ से सेल साइड की एंट्री बनाऊंगा। सपोज दैट कि मार्केट इस पे आने से पहले ये लिक्विडिटी ले लेता है, ये लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पे आएगा, तो सिंपली मैं इस ट्रेड को अपने इग्नोर कर दूंगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। मैं कुल मिला के मैं चार्ट दिखाने का मतलब बस इतना था कि फेयर वैल्यू गैप आप देखो किस तरह से वर्क करता है, और मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस करना है। आप देखो, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ही फाइनली ऐसी होगी ना जो आपको सक्सेसफुल और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगी। तो मेक श्योर बहुत प्रैक्टिस करना। बाकी अब वीडियो को ख़त्म करते हैं, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। बाकी अच्छे से ट्रेड करो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का वीडियो को पूरा देखने के लिए।